दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। पूनम और तनु दोनों बहनें घर की साफ सफाई कर रही थी। रेखा और सूरज के जंगल जाने के पश्चात दोनों बहनों का ये रोज का काम था। शाम को रेखा और सूरज थके हुए और भूखे होते हैं, इसलिए दोनों बहनें उनके आने से पहले ही खाना तैयार रख लेती है। पूनम समझदार तथा कम बोलने वाली लड़की थी, लेकिन तनु पूरे दिन चपड़ चपड़ कुछ ना कुछ बोलती ही रहती थी। हालांकि तनु बेहद समझदार थी, लेकिन थोड़ी चुलबुली प्रवृत्ति की थी। गरीबी की आंधी ने सपने तो तनु के भी ध्वस्त कर दिए थे, परंतु वह दूसरों के सामने खुश रहने का नाटक करती थी। उसका भी बहुत मन था कि दुनिया के ऐसो आराम मिले, बड़े बड़े स्कूल में पढ़े, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ना उसके लिए बहुत आघात पहुंचाने जैसा था। परिवार के हालात और 2 वक्त की रोटी नसीब होती रहे, इसलिए उसने भी अपने मन को समझा लिया था। तनु और पूनम घर की सफाई कर थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए चारपाई पर लेट गई। तभी तनु पूनम से बोली, दीदी, अगर चौधरी का कर्जा नहीं उतरा तो क्या चौधरी भैया और माँ को मारेंगे? तनु की मासूमियत में माँ और भैया के लिए भय दिखाई दिया। पूनम भी जानती थी कि चौधरी बहुत हरामी और नालायक किस्म का व्यक्ति है, वह कुछ भी कर सकता है। पूनम ने कहा, तू क्यों चिंता करती है पगली? माँ और सूरज दोनों मिलकर जल्दी ही चौधरी का कर्जा चुका देंगे, फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तनु बोली, लेकिन दीदी, बाहर कई लड़कियाँ बोलती हैं कि चौधरी बहुत मक्कार इंसान है, कई लोगों को कर्जा ना चुकाने के कारण मौत के घाट उतार चुका है। पूनम ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा चौधरी, तू ये चिंता छोड़ दे। तनु दोनों बहनें असमय आने वाले इस डर से भयभीत थी, लेकिन एक दूसरे को चिंता मुक्त होने की सलाह देकर ईश्वर पर छोड़ दिया। चौधरी का भय और उसकी क्रूरता के बारे में पूरा गांव जानता था। कर्जा तो वह जानबूझकर देता था ताकि कर्जे की आड़ में भोले भाले लोगों को डरा धमका कर उनकी औरतें और लड़कियों को भोगता था। इसी लालच में चौधरी सूरज की मां रेखा और पूनम और तनु को भी पाना चाहता था। गांव के लोग भी चौधरी के इस छिछोरेपन से परिचित थे। पूरा गांव इस बात को भी जानता था कि चौधरी की नियत रेखा और उसकी दोनों बेटी पूनम और तनु दोनों पर है। रेखा भी इस बात को भली भांति जानती थी कि चौधरी उसको आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है, लेकिन रेखा उसको घास भी नहीं डालती थी। उसके सामने कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, लेकिन उसने आज तक अपनी अस्मत पर आंच नहीं आने दी। हालांकि रेखा भरी जवानी में विधवा हो गई थी और उसको भी अपने पति की कमी का एहसास होता था, लेकिन उसने अपनी मान मर्यादा की हमेशा हिफाजत की। रेखा बहुत शांत स्वभाव की महिला थी, वहीं कुछ हालात ने उसे शांत रहने पर मजबूर कर दिया था। गांव की औरतों में कम उठना बैठना था उसका। 1-2 बार वह गांव की औरतों में बैठी भी थी, तो गांव की औरतें अपनी साड़ी और महंगे जेवर दिखाकर उसे जलाती थी। कई औरतें उसकी फटी साड़ी का मजाक भी उड़ाती थी, इसलिए शर्म और हया के कारण उसने अपने जीवन को जंगल और लकड़ियों के बीच ढाल लिया था। जंगल का दृश्य। सूरज और सूरज की मां एक सूखे पेड़ के तने को बलपूर्वक काटने का प्रयास कर रहे थे। दोनों माँ बेटे लगन और कड़ी मेहनत से लकड़ी काटने में मगन थे, और क्यों ना हो, जब इतने बड़े परिवार की खुशियाँ चंद पैसे से कमाई जाने लगे, तो माँ और बेटे इन खुशियों के लिए अपना जीवन इन जंगलों की व्यावान खौफनाक स्थान पर भी अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करने में मशगूल थे। चौधरी का कर्जा और पूनम और तनु की शादी, ये बहुत बड़ी चुनौती इन दोनों माँ बेटे ने स्वीकार कर ली थी। लेकिन सोचना ये था कि क्या ये माँ बेटे चंद पैसे कमाकर चौधरी का कर्जा और दोनों बेटियों की शादी करने में सक्षम हो पाएंगे। पिता की मृत्यु के पश्चात ही रेखा कई सालों से 100 रुपए कर्ज की ब्याज के रूप में चौधरी को अब तक देती आई थी, लेकिन ब्याज का पैसा टस से मस नहीं हुआ था, जो का त्यों ही बना हुआ था। इस प्रकार लकड़ी काट कर ना तो चौधरी की ब्याज का भुगतान होगा और ना ही पूनम और तनु की शादी संभव थी। इस चुनौती से कैसे छुटकारा मिले और परिवार खुश रहे, इसी सोच में सूरज भी पूरे दिन डूबा रहता था।
बहुत कुछ सोचता लेकिन कोई और रास्ता उसे नहीं सूझता। यही हाल रेखा का भी था। करे तो क्या करे, दोनों माँ बेटे लकड़ी काटने में मगन थे। तभी सूरज अपनी कुल्हाड़ी को रोककर नीचे घास पर बैठ गया। सुबह से ही कड़ी मेहनत के कारण वो बहुत थक सा जाता था। सूरज ने कहा, माँ थोड़ी देर आराम कर लो, थोड़ा पानी पी लो। रेखा बोली, ठीक है बेटा, मैं भी थोड़ा सुस्ता लेती हूँ। लकड़ी काटना इस दुनिया का सबसे मेहनत का काम है। रेखा सूरज के पास ही घास पर लेटती हुई बोली। सूरज बोला, माँ ये लकड़ी काट कर क्या चौधरी का कर्जा उतर जाएगा? कितने सालों से हम लकड़ी काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उस चौधरी का कर्जा जो का त्यों है। मुझे तो ऐसा लगता है चौधरी जानबूझकर हमें परेशान कर रहा है। जब पूछो तब 80,000 कर्जा बताकर धमकाता रहता है। ऐसे कब तक हम गुलामी में अपना जीवन काटते रहेंगे? और पूनम और तनु दीदी की शादी कब होगी? कहाँ से आएंगे शादी के लिए पैसे? क्या हमारी बहनें जीवन भर ऐसे ही अपनी इच्छाओं को मारकर जीती रहेंगी? चौधरी से हिसाब किताब लेना होगा। अब बहुत मूर्ख बना लिया चौधरी ने। सूरज चिंतित होते हुए बोला। रेखा भी सूरज की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि सूरज कितना बड़ा और समझदार हो गया है, पारिवारिक जीवन को समझने लगा है। रेखा भयभीत भी थी, कहीं सूरज चौधरी से बगावत ना कर बैठे। रेखा बोली, बेटा तू परेशान मत हो, मैं खुद ही चौधरी से कर्ज माफी के लिए बात कर लूंगी। बुरा समय ज्यादा दिन के लिए नहीं आता है, एक दिन देखना सब ठीक हो जाएगा। तू चौधरी से बात मत करना, वो बहुत क्रूर और जालिम किस्म का हैवान है। मैंने अपने पति को तो खो दिया, अब तुझे खोना नहीं चाहती हूँ मेरे लाल। रेखा का गला भर्रा गया और वो रोआंसू हो गई थी। सूरज जानता था कि माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। माँ कभी नहीं चाहेगी कि मैं चौधरी से बात करूँ। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। रेखा रोजाना चौधरी का ब्याज का पैसा हरिया के पास जमा कर देती थी। ये सिलसिला 1 महीने तक चलता रहा। फिर एक दिन रेखा ने पूछ लिया, हरिया इसका लेखा जोखा रजिस्टर में देखकर बताओ कि मैंने अब तक कितना पैसा जमा कर दिया। रेखा भी 8वीं तक पढ़ी थी, इसलिए उसे भी थोड़ा बहुत गणित आता था। हरिया ये बात सुनकर रेखा पर क्रोधित हो गया और रेखा को गंवार पागल कहकर दुत्कार दिया। हरिया ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई लेखा जोखा देखने की? तू मालिक पर शक कर रही है। अभी रुक, मालिक से कहकर तेरी लेखागिरी निकलवाता हूँ। रेखा बोली, मैंने सिर्फ हिसाब किताब देखने की बात कही है, इसमें इतना उल्टा सीधा बोलने की क्या जरूरत है? क्या अपना हिसाब किताब देखना भी गुनाह है? जाओ चौधरी साहब से जाकर कह दो कि पहले लेखा जोखा दिखाओ, फिर कर्जा की किस्त जमा करूंगी। हरिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, देख रेखा, तू अपनी हद में रह, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। रेखा का चेहरा भी गुस्से से लाल हो जाता है। तभी रेखा एक जोर का तमाचा हरिया के मुंह पर मारती है। हरिया तिलमिला जाता है। लकड़ी काटते काटते उसके हाथ पत्थर जैसे हो गए थे। रेखा बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब कोई कर्जा नहीं मिलेगा, बहुत लूट लिया तुमने, जाकर कह दो चौधरी से। इतना बोलकर रेखा गुस्से में तमाती घर की ओर चल दी। हरिया अपने गाल को सहलाता हुआ गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोला, तुझे और तेरी बेटियों को अगर टांगों के नीचे ना रगड़ा तो मेरा नाम भी हरिया नहीं, पूरे गांव की रखैल बनेगी तू। रेखा के जाने के बाद भी हरिया बुदबुदाता रहा। हरिया हर हाल में रेखा और उसकी दोनों बेटियों को भोगना चाहता था। वह अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। हरिया अपने काम को अंजाम देने के लिए समय का इंतजार करता है। 2-3 दिन बाद हरिया चौधरी साहब के बंगले पर गया। इधर चौधरी अपने आलिशान बंगले में अपने पालतू आदमियों के साथ बैठा मदिरा पान कर रहा था। तभी हरिया चौधरी से बोला, मालिक, वो सूरज की माँ रेखा ने 4 दिन से ब्याज का पैसा नहीं दिया है, आप कहो तो साली को पकड़कर आपके पास ले आऊं, बहुत बिलबिला रही है, कर्जे का लेखा जोखा मांग रही थी। इस तरह हरिया सारी बात चौधरी को बता देता है। चौधरी भी गुस्से से लाल हो गया और बोला, उस रेखा की इतनी हिम्मत, हमसे बगावत करेगी।
हरिया गाड़ी निकाल उसके घर पर ही चलते हैं। हरिया गाड़ी निकालता है। चौधरी और उसके 2 पालतू पहलवान भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और हरिया गाड़ी चलाता है। इधर आज सूरज अकेला ही लकड़ी काटने जंगल गया हुआ था। रेखा के सिर में दर्द था, इसलिए घर पर ही रुक गई। अब देखते हैं क्या अनहोनी होती है सूरज के परिवार के साथ। चौधरी और उसके पालतू कुत्ते रेखा के घर के सामने पहुँचे। चौधरी बोला, हरिया बुला रेखा को। हरिया ने कहा, जी मालिक अभी बुलाता हूँ। हरिया रेखा के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है। रेखा अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी और पूनम घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। वहीं तनु गांव की सहेली के घर खेलने गई थी। पूनम दरवाजे पर जोर से थपथपाने पर सहम सी गई। उसे आभास हो गया कि जरूर कोई बात है। बाहर हरिया जोर जोर से रेखा का नाम लेकर बुला रहा था। पूनम तुरंत अपनी माँ को खबर देती है कि बाहर दरवाजे पर कोई है। रेखा भी सहम गई और तुरंत दरवाजे के पास पहुंचकर पूछने लगी, कौन है? हरिया ने कहा, रेखा दरवाजा खोल, चौधरी साहब आए हैं तुझे लेखा झोंका दिखाने। इतना कहकर हरिया जोर से ठहाके मार के हंसता है। रेखा भयभीत हो गई। वह समझ गई थी कि आज ये हरिया जरूर कुछ षड्यंत्र पूर्वक ही आया होगा। विधि का विधान तो देखो, आज रेखा सिर्फ दर्द के कारण घर पर ही थी और सूरज जंगल में। रेखा तुरंत दरवाजा खोलती है और चौधरी साहब को प्रणाम करती है। रेखा ने कहा, प्रणाम मालिक, आज कैसे आना हुआ? रेखा सहमी सी बोली। घर के अंदर पूनम दरवाजे के पीछे खड़ी छुप कर सुन रही थी। चौधरी ने कहा, क्यों री रेखा बहुत बोलने लगी है? तू आजकल तू हम पे शक करे है, लेखा जोखा देखेगी तू। चौधरी कड़क आवाज में बोला तो रेखा सहम गई और अंदर पूनम भी यह बात सुनकर डर गई। रेखा बोली, मालिक कई वर्षों से मैं कर्जा चुका रही हूँ। कितना रुपया जमा कर दिया, कितना बाकी रह गया, यही देखने के लिए मैंने कहा था। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं बकाया राशि देख सकूं? रेखा की आवाज में हक और अधिकार की बातें सुनकर चौधरी गुस्से से लाल हो गया। चौधरी ने कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमसे हिसाब मांगेगी? 80,000 रुपया बाकी है तेरा। तेरे आदमी ने 1 लाख रुपया कर्जा लिया था। रेखा बोली, मालिक अगर 1 लाख का कर्जा लिया तो मेरे पति ने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर वो कर्जा लेते तो मुझे जरूर बताते। चौधरी यह बात सुनकर और गुस्से में आ गया। हालांकि चौधरी भी जानता था कि कर्जा तो झूठ है, वास्तविक सच्चाई तो रेखा को भोगने की थी। वो रेखा को मजबूर करना चाहता था शारीरिक संबंध के बनाने के लिए। चौधरी ने कहा, देख रेखा, कान खोलकर सुन ले, कर्जा तो तेरे आदमी ने लिया था। अगर तूने नहीं भरा तो तेरे घर में लाशें बिछा दूंगा। रेखा और पूनम यह सुनकर डर गई। रेखा बोली, मालिक थोड़ा रहम करो, हम गरीब लोग हैं। 2 वक्त की रोटी खानी मुश्किल है, ऐसे में हम कैसे आपका कर्जा चुकाएंगे? 2 बेटियां शादी के लिए तैयार है, कहां से शादी करूंगी? रेखा रोती हुई बोली। पूनम भी बुरी तरह से डर रही थी, बेचारी करे तो क्या करे। चौधरी बोला, देख रेखा, तेरा कर्जा तो माफ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। चौधरी गंदी नजरों से रेखा को घूरता हुआ बोला। 44 की उम्र में भी रेखा बहुत सुंदर थी। उसका सुंदर बदन और आंखें ऐसी थी मानो जन्म जन्म की प्यासी हो। रेखा सहमी सी बोली, बोलिए मालिक, आपकी क्या शर्त है? मेरे बश में होगा तो जरूर स्वीकार करूंगी, बस इस कर्जे से मुक्ति मिल जाए हमें। चौधरी ने कहा, देख रेखा, तेरा मर्द तो अब रहा नहीं, तेरी भी बहुत सी इच्छाएं होंगी। मैं बस तुझे एक बार भोगना चाहता हूँ, इसके बदले में तेरी बेटियों का भी ख्याल रखूंगा। रेखा की आंखें फटी की फटी रह गई। चौधरी की बात पूरी होते ही रेखा ने एक तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें और कमेंट करके हमें बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।